हेलो 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 हेलो। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास आज की, प्रॉब्लम नंबर 3। अगर मेरे पास ये रखा है, याद रखना दिस इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड दिस इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो मैंने आपको बताया था बेटे, ठीक है। तो अगर ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हमारे पास है, ठीक है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया भी था कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x if x is an integer and it is defined as greatest integer function x plus 1 if x is not an integer। तो बेटा पहला केस हमारे पास है केस 1, अगर x जो है वो इंटीजर हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये इंटीजर है तो इसका मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारे x हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये 5 5 5 आ गया था। देन क्वेश्चन बिकम्स x स्क्वायर x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। This is x square plus twice of x plus 1 is equal to 25. This is twice of x square plus twice of x minus 24 is equal to 0. So it comes out to be x square plus x minus 12 is equal to 0. याद रखिएगा कि हमने जो केस कंसिडर किया है वो है x जो है वो हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना जी। ये क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो x plus 4 x minus 3 is equal to 0। x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4 और 3, जो कि दोनों हमारे पास इंटीजर हैं। यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं, ठीक है बेटे। सेकंड केस करते हैं हम लोग। सेकंड केस है मेरे पास इफ x इज नॉट एन इंटीजर, कि अगर x जो है इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा। ध्यान से देखते हैं, अगर x इंटीजर नहीं था तो ये डिफाइन किया जाता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x plus 1। देन द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x plus 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। ये मैंने जानबूझ के नॉर्मल वाले ब्रैकेट आ गए प्लीज। ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। x को हमने कैसे डिफाइन किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, अगर x जो है वो हमारे पास इंटीजर नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते तो क्या आएगा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 का होल स्क्वायर है बेटे, 1 plus 1 this is 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 4 इज इक्वल टू 25। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, 1 plus 4 दिस इज 5, यहाँ आ जाएगा तो -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। समझ आया, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आएगा बेटे। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे 5 और 2 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे तो क्या आएगा, दिस इज प्लस 5 दिस माइनस 2। समझ आया बेटा, ये नहीं इज इक्वल टू 0। मालूम है मैंने कैसे किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। इसको लिखा मैंने 5 टाइम्स, अगर आप समझना चाहते समझ लेते हैं। इसको मैंने लिखा x का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सम जो है वो हमारे पास 3 टाइम्स तो दिस आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन जो है वो -10 x का स्क्वायर आना चाहिए। इसको अगर मैं देखूंगा तो अगर मैंने एक कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 5, इन दोनों में से -2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके फिर ये आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 2 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की जो वैल्यू है या तो -5 आएगी या इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आएगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी वैल्यू -5 कब होती है, जब x जो है -5 से -6 से बड़ा हो, ठीक है। x जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू -5 कब आएगी, जब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है -5 से बड़ा हो और लेस देन 4 लेस देन -4 हो। समझ आया बेटा, ये नहीं है क्योंकि अगर -4.3 भी अगर होगा क्योंकि नेगेटिव है हमारे पास, इसकी वैल्यू -5 कब आएगी, जब x की वैल्यू -5 से बड़ी या बराबर हो मगर -4 से छोटी होनी चाहिए।
इसकी वैल्यू कब आएगी, जब x की जो वैल्यू है 2 से बड़ी या बराबर हो मगर c से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, मगर अगर ये केस हमारे पास ये है और ये है, ये था केस 2। केस 1 में मेरे पास क्या था, ये यानी कि -4 और 3 हमने इंक्लूड कर लिए हैं। अगर सिर्फ इतना होता तो हमारे पास यहाँ पर होता -5 से लेकर -4, ये ओपन होता ये क्लोज होता, इतना होता तो यूनियन ये होता 2 से लेकर के 3। ठीक है बेटे, मगर अगर मैं केस 1 को भी कंबाइन कर दूं, अगर मैं केस 1 को भी कंबाइन कर दूं तो ध्यान से देखिए -4 जो है वो इंक्लूड हो रहा है और 3 भी इंक्लूड हो रहा है, यानी -4 इज आल्सो सॉल्यूशन, 3 इज आल्सो सॉल्यूशन। इसमें क्या था, -4 इंक्लूडेड नहीं था, जो नेट सॉल्यूशन होगा वो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए हमारे पास नेट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारे पास नेट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज -5 से लेकर -4, ये क्लोज इंटरवल आएगा हमारे पास, यूनियन दिस इज 2,3, ये भी क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा से लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, -5 से लेकर -4, यूनियन का मतलब दिस और दिस, ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हमारे को सेटिस्फाई करेंगी 2 to 3। ठीक है बेटे, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन अगर आपको दे रखे हैं, दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, दिस इज द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, x minus 1 is equal to x minus greater integer function x, ये नॉर्मल वाली ब्रैकेट है, एंड दिस इज x minus फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है बेटे, कोई शिकायत? ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने ये भी बताया था x को डिफाइन कैसे करते हैं, ये शायद नहीं बताया था, आप देख सकते हैं। x को डिफाइन करते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस दिस, ये कैसे है अगर आपको याद हो तो, हमने फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को डिफाइन किया था, तो x माइनस में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, याद है? फ्रैक्शन पार्ट को हमने डिफाइन किया था, दिस इज डिफाइंड एज x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, x क्या था, रियल नंबर था, तो इसका x किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर x कोई भी रियल नंबर है, जैसे मान लेते हैं x मेरे पास होता है 5.4 का मतलब क्या होता है, ये तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है हमारे पास 5.4 प्लस इसका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है बेटे, 5.4 का मतलब 5 आ जाएगा, इसका मतलब 0.4 आ जाएगा, तो ये वापस आ जाएगा 5.4। समझ आया कि अगर x कोई भी रियल नंबर अगर मेरे पास है, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x और x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर x ये है तो x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x किसके बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और यहीं से x माइनस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। तो ये जो वैल्यूज हैं यहाँ डाल दूं मैं, then the question reduces to x minus 1 is equal to this is fraction part of x and this is greater integer function, this is ऐसे आ जाएगा बेटा हमारे पास, समझ आया? और x क्या है हमारे पास, ये तो सिंपल कुछ नहीं किया, जहां जहां पर x था मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी बेसिकली। ठीक है बेटे, -1 इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और ये आपको याद हो तो मैंने एक बड़ी अच्छे से फैक्टराइजेशन आपको सिखा रखी थी, a प्लस बी माइनस ए बी वाली। ठीक है, तो वही चीज है, ए बी है, ये a है और ये b है। क्या करते हैं, इसको वहां पर लेके चले जाएंगे, दिस इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू -1। इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पर ले गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, या 1 को भी यहाँ पर लेके जा सकते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 1 हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। यहाँ पर बाई चांस 1 दिया हुआ है तो हमारा काम हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज +1 इज इक्वल टू 0, या सारा का सारा आपका वहाँ लेके चलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 इन दोनों में से। ठीक है बेटे, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, -1 को कॉमन लेंगे,
तो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है बेटे, इसका मतलब क्या है या तो ये 1 होगा हमारे पास या ये 1 होगा। तो अगर आपको पता होना चाहिए ये तो कभी 1 होता ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जो है वो तो हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, मगर 1 से तो छोटा होता है ना बेटे। ये वाली वैल्यू तो कभी 1 आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब यहाँ पे तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो सोल्यूशन कहाँ से आएगा जब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है वो हमारे पास 1 के बराबर आएगा। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2, यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, x जो है वो हमारे पास वो सारी वैल्यू जो 1 से बड़ी या बराबर है मगर 2 से छोटी। इसको लिखने का तरीका था बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटर, ये हमारे पास दे रखे हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स और हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। मुझे निकालनी है, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस सिग्मा r varies from 1 to 2000 fraction part of x plus r अपॉन 2000। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो जब मैंने ग्राफ बताया था तो मैंने कहा था 1.3 भी अगर होगा तो भी इसकी वैल्यू हमारे पास 0.3 आ रही थी, याद हो तो याद है 0.3 की वैल्यू भी हमारे पास 0.3 आ रही थी, और जब मैंने ग्राफ बनाया था तो 1.3 की वैल्यू भी हमारे पास 0.3 आई थी। इसका मतलब क्या है 1 प्लस 0.3 अगर होगा तो इसकी वैल्यू 0.3 आ रही थी हमारे पास, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 1 का मतलब कोई भी इंटीजर होता, 2 प्लस 2.03 होता तब भी 0.3 आती। वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर r कोई भी इंटीजर है, x कोई भी नंबर है, अगर ये इंटीजर दे रखा है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी इफ r इज एन इंटीजर। ये प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की कि अगर r कोई भी इंटीजर है देन r प्लस x इज x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पर क्या है r की जो वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू 2000 तक दे रखी है, तो इसका मतलब r जो है वो तो है हमारे पास इंटीजर, r जो है वो है हमारे पास इंटीजर। देन द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू, इसकी मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस ये हो जाएगा बेटा हमारे पास सिग्मा r वैल्यूज फ्रॉम 1 to 2000, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है अब r यहाँ पर r वेरिएबल है ही नहीं, यानी ये डिपेंड ही नहीं कर रहा हमारे पास, ये जो सिग्मा जो लग रहा है वो r के ऊपर है, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा दिस इज प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन 2000 सिग्मा r वैल्यूज फ्रॉम 1 to 2000 आ जाएगा, और ये 1 हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जो है वो 2000 टाइम्स आ रहा है बेटे। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अपॉन 2000, और ये जो नंबर था 1 प्लस 1 प्लस 1 2000 टाइम्स आ रहा था, तो 2000 आ जाएगा हमारे पास। ये सारा का सारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर है इसकी पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x। अब एक शानदार सी चीज बताता हूँ, आपको मजा आएगा। ठीक है, एक टेक्निक सिखाता हूँ, कैसा मर्जी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए उसको हम करते कहते हैं वर्किंग रूल इसका। मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर x आ जाए, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x आ जाए, एब्सोल्यूट वाले फंक्शन आ जाए, ठीक है, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन x आ जाए, और आपके पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाए, हमने कहा कैसी मर्जी प्रॉब्लम हो उसके अंदर एब्सोल्यूट वाले फंक्शन भी हो, नॉर्मल x भी आपके पास हो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन भी हो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी हो, तो क्वेश्चन को कैसे रिड्यूस करते हैं, क्या टारगेट होना चाहिए। सबसे पहला टारगेट होगा हमारे पास, हम एलिमिनेट करेंगे मोड ऑफ x को। सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, हम मोड ऑफ x जहां पर आ रहा है पहले उसको डिफाइन करेंगे, उसको यानी कि मैंने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, x में आ जाएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x में आ जाएगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन x में आ जाएगा, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस साइकिल बता रहा हूँ कि कैसे हमारे को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे इसको, यहाँ लिखा था, उसके बाद हम एलिमिनेट करेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन को।
इसको कैसे एलिमिनेट करते हैं? या तो हमने डिफाइन किया था ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, अगर x इंटीजर है, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था दिस प्लस 1 अगर x इंटीजर नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ये 5 वेरिएबल कुछ भी दे रखे हैं, सबसे पहले हम लोग मोड ऑफ x को डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने सिखाया था मोड x माइनस 2, मोड x माइनस x प्लस 2, जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन किया था एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर। फिर जो क्वेश्चन है वो सारा सारा इसमें रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हम जहाँ पर ये वाला फंक्शन आ रहा होगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन x, हमने ये डिफाइन किया था, इसको एलिमिनेट करेंगे, क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो जाएगा x में, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x में और इसके अंदर। क्वेश्चन जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा x के अंदर, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x के अंदर और लीस्ट इंटीजर फंक्शन x के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, हम x को एलिमिनेट करेंगे। ये साइकिल बता रहा हूँ कि वर्किंग रूल लगा लो, साइकिल लगा लो कि क्वेश्चन को करना कैसे है। x को हम हटाएंगे, x को कैसे हटाते हैं, x को हम लिखते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यानी जो क्वेश्चन है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा इसमें, जो क्वेश्चन है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को इसके टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की कंडीशन हमारे पास होता है कि हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जब दो वेरिएबल में अगर आ गया तो एक वेरिएबल को मैं दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में तो लिख ही सकता हूँ, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम लोग ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और ये वाली कंडीशन लगा देंगे कि ग्रेटर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, और फिर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, और लास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, क्योंकि हमारा वो x को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूं तो समझ में आएगा कि कैसा मर्जी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उसको रिड्यूस करने का एक तरीका होता है हमारे पास कि अगर ये दे रखा है तो हम इसको हटाएंगे सबसे पहले, फिर हम लोग हटाएंगे सीलिंग फंक्शन को। ठीक है, फिर हम हटाएंगे x को, लिखेंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फिर हम इनके टर्म्स में आ जाएगा, फिर हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे और ये कंडीशन लगा देंगे, फिर वहां से हमारे को ग्रेटर इंटीजर फंक्शन मिलेगा। क्वेश्चन करवाता हूं, आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन इस टाइप की। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, where to solve 4 times of fraction part of x is equal to x plus greater इंटीजर फंक्शन x। अगर ध्यान से देखा जाए, जब मैंने यहाँ साइकिल बनाया था, ठीक है, साइकिल में जब ये अभी ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास x है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x और ये है। अगर आपको याद हो जब मैंने साइकिल बनाया था तो हमारे पास मैंने कहा था लास्ट में अगर ऐसा कुछ अगर आ जाए, याद है मैंने कहा था क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ अगर रिड्यूस हो जाए तो यहाँ पे टारगेट क्या होगा, हम x को रिप्लेस करते हैं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास x दिया हुआ है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x दिया हुआ है। तो करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, हम x को लिखेंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, एंड द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x। it reduces to 3 times of fraction part of x is equal to 2 times of greater इंटीजर फंक्शन x। याद है मैंने कहा था कि जब मैं इसको एलिमिनेट करूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के टर्म्स में, ये आ गया बेटे। ठीक है, और हमारे को मालूम है कि इसकी जो कंडीशन होती है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, मगर 1 से तो छोटा रहेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटे ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x अपॉन में 3 लाइज इन बिटवीन 0 to 1। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 0 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x लेस देन 3। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास लेस देन 3/2। यानी कि ऐसा बताओ कि ऐसे कौन कौन से इंटीजर हैं तो 0 से बड़े या बराबर है मगर 3/2 से यानी 1.5 से छोटे हैं। तो यहाँ दो ही पॉसिबल केसेस हो जाएंगे, या तो ये 0 होगा या ये हमारे पास 1 होगा। कौन कौन से ऐसे इंटीजर है जो इसके बीच में लाई करते हैं। ठीक है बेटे, अब अगर ये 0 आ गया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या था, ये अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x निकालना हो इसमें तो इसका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x भी हमारे पास 0 आ जाएगा। समझ आए? ऐसे अगर ये अगर 1 था तो यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 1/3 यानी 2/3 आ जाएगा बेटे। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या बोला था, आंसर क्या होता है हमारे पास x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो
इस वाले केस का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 प्लस 0, यानी x इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, x की वैल्यू 0 डाल दो, सेटिस्फाई कर रहा है। इस वाले केस का आंसर क्या आएगा, हमारे पास x था, हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये तो हमारे पास 1 आया था, इसकी और 2/3 आ गई, तो हमारे पास टोटल आंसर कितना हो गया 5/3, तो हमारे पास ये भी इसका एक और सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक 0 और एक 5/3। मजा आया, आसान लगा क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं, आपको और मजा आएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज यू कैन द 7th प्रॉब्लम, मोड ऑफ 2x माइनस 1, ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसके अंदर मोड भी आ गया, इज डिफाइंड एज 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है बेटे, ये थोड़ी सी अच्छी सी प्रॉब्लम है हमारे पास। ग्रेटर ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 2x माइनस 1, दिस इज मोड ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। मैंने क्या बोला था आपको कि सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे बेटे। अगर आपको याद हो तो हमने मोड ऑफ 2x माइनस 1 को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग 2x माइनस 1 कब, इफ 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ 2x माइनस 1 कब, इफ 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है बेटे, थोड़ा सा अगर मैं इसको और ध्यान से देखूं तो क्या आ जाएगा, इसको कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, 2x माइनस 1 अगर x की जो वैल्यू है वो 1/2 से बड़ी हो और ये माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा तो x की वैल्यू लेस देन 1/2 हो। कोई शिकायत बेटे? तो हम क्या करेंगे अब, केस 1 मेरे पास है, केस 1 क्या है, केस 1 की इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। याद रखना ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। स्ट्रॉन्ग कंडीशन का मतलब क्या है, मैं जो भी सॉल्यूशन अगर देखूंगा इस पर्टिकुलर केस में, केस 1 में, वो 1/2 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1/2 से बड़ा होगा तभी वो सॉल्यूशन मेरा को मैं काउंट करूंगा, अदरवाइज वो सॉल्यूशन को काउंट नहीं करूंगा। ठीक है बेटे, सो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट केस क्या है। अगर ये 1/2 से बड़ा है देन द क्वेश्चन रिड्यूसेस टू 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इसके अंदर हमारे पास सीलिंग फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटे, मगर क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया x में, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x में और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में। ठीक है बेटे, जब मैंने कहा था फंक्शन अगर आपको x में, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x में और ये होता है तो हम x को डिफाइन करते हैं, याद हो तो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यानी जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर ये वाली वैल्यू डाल दें। क्वेश्चन बिकम्स दिस इज ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है बेटे, -1, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। This becomes twice of greater integer function x plus twice of fraction part of x minus 1 thrice of greater integer function x plus twice of fraction part of x। ठीक है बेटे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, दिस इज ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, ये सारा का सारा देखो कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया हमारे पास -1। ठीक है, मगर याद रखना अगर ये -1 है तो इसका मतलब x लाइज इन बिटवीन, x जो -1 से बड़ा मगर 0 से छोटा होगा, x जो है वो -1 से बड़ा 0 से छोटा होगा, मगर हम ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन, वो क्या है, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1/2 से बड़ी थी तभी तो हमने इसको 2x माइनस 1 लिखा था। ठीक है, मगर x की जो वैल्यू आ रही है वो -1 से लेकर 0 के बीच में आ रही है, जो कि 1/2 से बड़ी के रेंज में नहीं आएगा, तो हम इस सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, तो हम देखते हैं केस 2। तो केस 2 क्या आएगा मेरे पास, केस 2 में क्या करेंगे, हमने कहा लेट x इज लेस देन 1/2, x जो है 1/2 से कम आ जाए, क्योंकि x की वैल्यू 1/2 से अगर कम होगी तो मॉड ऑफ 2x माइनस 1 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, -2x प्लस 1 या 1 - 2x। तो हमने इसको लिखा दिस इज -2x ऑफ x प्लस 1 आएगा बेटा ये, एंड द क्वेश्चन बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब दोबारा से जो क्वेश्चन है वो x में, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x में और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में बन गया, तो हम x की ये वाली वैल्यू डाल देंगे बेटे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज -5 ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा बेटे, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। थोड़ा सा उसको वहां ले जाता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज
ये आएगा हमारे पास माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है बेटे, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में अगर आपके पास एक्स आ जाए, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आ जाए, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू डाल देंगे ताकि क्वेश्चन जो है हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट में रिड्यूस हो जाए। देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्या है। इसको अगर मैं यहाँ ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ले जाते हैं तो दिस इज, या यहाँ पर जहाँ मर्जी ले जाओ, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1। मैंने कहा था ना अगर क्वेश्चन अगर आपके पास रिड्यूस हो जाता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में, नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होता था, फ्रैक्शन पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के टर्म्स में। तो देखते हैं 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स। यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स अपॉन में 4। ठीक है ना, सही का ये सिखाया था मैंने कि जब कभी भी अगर आपके पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आ जाए तो हम लोग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को कन्वर्ट करेंगे उसमें, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है, दिस लाइज इन बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स अपॉन 4 जो है वो 0 से बड़ा होगा मगर लेस देन 1 आएगा बेटे। ठीक है, 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, दिस इज 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स लेस देन 4 आ जाएगा। सबसे मैं 1 को हटा रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा सबसे मैं 1 को हटा रहा हूँ, -1 लेस देन इक्वल टू माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स लेस देन 3। अब जो मैं करने वाला वो काम की चीज़ है, आपको पता होना चाहिए जब भी हम नेगेटिव से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी नेगेटिव से किसी भी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 अगर 3 से बड़ा है, अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 छोटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, जब कभी भी आप लोग आप ऐड कर सकते हो किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मगर जब किसी इनइक्वालिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखना उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। किसी नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड भी करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा बेटा हमारे पास, नेगेटिव से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स ग्रेटर देन -3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, ऐसे आएगा -3 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा ये हमारे पास। ठीक है, ये क्या आएगा, -3/5 से बड़ा होना चाहिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स और 1/5 से छोटा होना चाहिए। यानी देखेंगे ध्यान से -0.6 से बड़ा होना चाहिए ऐसा इंटीजर और लेस देन इक्वल टू 0.2 हो। इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा इंटीजर आ रहा है जो आ रहा है, क्योंकि दिस इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी हमारे पास। आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अगर मिल गई, जहाँ से आप फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लोगे बेटे, समझ आए कि नहीं आए, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जब आप इसकी वैल्यू 0 डालोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारा आंसर था वो क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। देखिए हमने x तो यही डिफाइन होता है ना इसका हमारे पास। ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू आ गई 1/4, तो 0 + 1/4 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। और ध्यान से देखिएगा 1/4 जो है वो 1/2 से छोटा है, विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है बेटे कि x जो है 1/4 जो है वो 1/2 से छोटा है। आपने ये कंडीशन जरूर मतलब सेटिस्फाई करवानी चाहिए जो आप केस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, आपको और मजा आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटा मेरे पास, मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व द इक्वेशन, प्रॉब्लम नंबर 8 आई थिंक। दिस इज, याद रखना लीस्ट इंटीजर फंक्शन है बेटे, दिस इज ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, अभी मैं ये जो लिख रहा हूँ उस ब्रैकेट में, इसका मतलब ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सीलिंग फंक्शन में आ गया, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में आ गया, उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला केस लिखते हैं हम लोग, केस 1। जब इस टाइप के क्वेश्चन अगर होते हैं, हमें मालूम है कि ये जो फंक्शन है
इंटीजर और नॉन इंटीजर के लिए अलग से बिहेव करता है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है कि ये वैल्यू, इस सारी वैल्यू बराबर होती है, ये x के बराबर आ जाएगा बेटे हमारे पास। तो पहला केस कंसीडर कर रहे हैं, अगर x इंटीजर है तो क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x। x इज एन इंटीजर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, इसका एक सोल्यूशन मिल गया। अगर ये x इंटीजर है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0, एक ही हमारे पास इंटीग्रल सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। सेकंड केस करते हैं, केस 2। ये क्या आएगा हमारे पास कि इफ x डज नॉट बिलोंग टू एन इंटीजर, आपको पता होना चाहिए अगर x इंटीजर नहीं है देन सिलिंग फंक्शन इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, ठीक है बढ़िया। तो क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा बेटे, समझ आए। ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इसका स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x, ठीक है बेटे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ द कॉलम रिड्यूसेस टू दिस प्लस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। वैसे दो तरीके हैं, मैं x को लिख सकता हूँ x प्लस मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। याद है जब मैंने कहा था फंक्शन अगर ऐसा कुछ अगर आ जाए तो हम लोग x को लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। बस बाई चांस की बात है, मुझे इस प्रॉब्लम में कुछ और भी नजर आ रहा है, वो क्या है, दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संभाले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या है, 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ गया, ठीक है, ये नहीं, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x तो हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता था। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये तो फिक्स आ गया बेटा हमारे पास, ये तो फिक्स आ गया ना हमारे पास, ठीक है। अगर आप वो वाली वैल्यू डालेंगे तो इसका मतलब आपका ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हमेशा 1/2 आएगा, यानी कि x अगर कोई भी इंटीजर अगर है हमारे पास, उसके लिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अगर 1/2 है तो हमारा नेट आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, यानी कि दिस इज n प्लस 1/2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ये सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे n प्लस 1/2 सारे के सारे इसके सॉल्यूशन होंगे बेटे, ठीक है। एक सॉल्यूशन क्या था हमारे पास 0, नेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0, एक ये सॉल्यूशन था हमारे पास और एक ये, दोनों के दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है बेटे। नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रीआरएमओ में आता भी है ये वाला क्वेश्चन, तो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, बहुत सारी इक्वेशन आपको दे रखी होंगी इन x y एंड z, ठीक है बेटे। पहली इक्वेशन हमारे पास दे रखी है x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3.1, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस y प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x z is given to be equal to 4.3। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y प्लस z is given to be equal to 5.4, ठीक है बेटे। तो मुझे x y z की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रीआरएमओ में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे। क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन सारे इक्वेशन को ऐड कर दिया। ध्यान से देखिएगा, जब मैं ऐड करूंगा तो क्या हो रहा है हमारे पास, जब इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ, आपको सभी को पता होना चाहिए x क्या होता है हमारे पास, x होता है हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ऐसे y क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन y प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y। z क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन z प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z, ठीक है ना राजेश। जब मैं सबको ऐड करूंगा, दिस प्लस दिस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, समझ आए। ऐसे ही दिस प्लस दिस, ये भी एक और y बन जाएगा, एक y ये था तो ट्वाइस ऑफ y हो जाएगा बेटा ये। ऐसे ही हमारे पास इन दोनों का सम जो है वो z बन जाएगा, एक z ये था तो ट्वाइस ऑफ z आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 4 + 3 7 + 1 8 आ जाएगा, 12.8, ठीक है बेटे। तो उसे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो x + y + z किसके बराबर हो गया हमारे पास, दिस इज 6.4। कोई शिकायत, समझ आया बेटे।
आप क्या करते हैं, ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इसकी मदद से हम बाकी सारा काम करेंगे। देखते हैं मैंने क्या किया, 4 में से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, y माइनस में, अगर फोर्थ इक्वेशन में से मैंने फर्स्ट इक्वेशन माइनस करी, x तो x कैंसिल हो जाएगा, y माइनस फ्रैक्शन पार्ट ग्रेटर देन फंक्शन x प्लस z माइनस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z, ये आ जाएगा मेरे पास 6.4 माइनस 3.1 यानी 3.3 आ गया, ठीक है बेटे। ध्यान से देखना, y था मेरे पास ग्रेटर देन फंक्शन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y हो गया बेटे। और z में से अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y हटाऊंगा तो ये ग्रेटर देन फंक्शन z आ जाएगा हमारे पास, इसे 3.3। आप सभी को मालूम है ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। इसकी वैल्यू कभी 1 से बड़ी तो होएगी नहीं, और ये क्या है हमारे पास 3 प्लस 0.3 बेसिकली देखा जाए, ठीक है ना बेटे, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.3 आ जाएगी हमारे पास, और इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 3 हो जाएगी बेटे। समझ आया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y जो है वो हमारे पास 0.3 आ जाएगा, ग्रेटर देन फंक्शन z जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, फोर्थ में से तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या दो तरीके आपके पास है। चलो फोर्थ में से एक काम करते हैं, फोर्थ में से दोबारा से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या होगा, x माइनस ग्रेटर देन फंक्शन x माइनस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, सॉरी इसमें से जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस में ग्रेटर देन फंक्शन z, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 6.4 माइनस 4.3 यानी ये आ जाएगा 2.1, ठीक है बेटे। 6.4 माइनस 4.3 ये आ जाएगा 2.1। ध्यान से देखते हैं x क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन फंक्शन x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, x में से अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस करूंगा तो ये ग्रेटर देन फंक्शन x आ जाएगा हमारे पास, और z में से अगर हम लोग ग्रेटर देन फंक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z आ जाएगा, दिस इज 2.1 का मतलब 2 प्लस 0.1, ये तो हमेशा फ्रैक्शन आएगा ना बेटे, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो आ गई मेरे पास 0.1, और x की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल वैल्यू ये आ गई हमारे पास 2। समझ आए, ऐसे क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में से अगर मैं थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, x माइनस में ग्रेटर देन फंक्शन x आएगा हमारे पास, y से हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा हमारे पास, z से z कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है बेटे। x में से अगर मैंने इसको हटाया तो क्या आ जाएगा, एक फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, y से अगर इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन फंक्शन y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। समझ आए बेटे। अब अगर मुझे x बाय z की वैल्यू निकालनी थी तो x किसके बराबर आ जाएगा, x था मेरे पास ग्रेटर देन फंक्शन x प्लस दिस, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, दिस इज 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट इज 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ आए, x इज इक्वल टू 2, ये एक सोल्यूशन हो जाएगा। y क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन फंक्शन y, ग्रेटर देन फंक्शन y की वैल्यू थी हमारे पास 1, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y की वैल्यू थी 0.3, ठीक है बेटे। ये हो जाएगा 1 प्लस 0.3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3। z किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, z प्लस z की वैल्यू हमारे पास है 3, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z की वैल्यू हमारे पास है 0.1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.1। यानी नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1.3 एंड z इज इक्वल टू 3.1। ठीक है बेटे, कोई शिकायत? होप आपको ये समझ आ गए होंगे इस टाइप की प्रॉब्लम। आप कोई भी प्रॉब्लम्स कर सकते हो, उसको मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू।